महाराणा सांगा और गुजरात के साथ संबंध। गुजरात के शासक से मेवाड़ के संबंध तो राणा कुंभा के समय से ही अच्छे नहीं थे। ये परंपरागत शत्रुता के रूप में दोनों राज्य आपस में टकराते रहते थे। मेवाड़ की सीमा पर गुजरात और गुजरात की सीमा पर मेवाड़ दोनों एक दूसरे के शत्रु राष्ट्र के रूप में परंपरागत शत्रुता को जी रहे थे। इनकी आपसी कटुता का कारण दोनों राज्यों का प्रसारवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति थी। साथ ही धार्मिक कारण भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है कि गुजरात पर मुस्लिम शासन था और मेवाड़ पर हिंदुओं का शासन था। राणा सांगा के समय मेवाड़ गुजरात के आपसी संबंध और भी बिगड़ गए और कई प्रश्नों को लेकर इन दोनों राज्यों को आपस में संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। उन्हीं कारणों में हम देखते हैं कि प्रमुख कारण था नागौर का प्रसंग। तैमूर के आक्रमण के पश्चात सूबेदार जफर खां के नेतृत्व में गुजरात भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। जफर खां के पुत्र तातार खां ने सुल्तान बनने पर अपने चाचा शम्स खां को नागौर की जागीर दी थी। नागौर राजस्थान के राजपूत राज्यों के बीच एक छोटा मुस्लिम राज्य था जिसे कुंभा ने जीत लिया था। वहां के मुस्लिम शासकों को राणा ने मेवाड़ का वार्षिक कर देने के लिए विवश कर दिया था। तब से नागौर के मुस्लिम शासक मेवाड़ को लेकर कर दिया करते थे और मेवाड़ के अधीन माने जाते थे, लेकिन अपना अस्तित्व बनाए हुए थे। गुजरात का शासक नागौर को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करवाना चाहता था, जो कि इस संघर्ष का एक आधारभूत कारण माना जाता है। गुजरात के सुल्तान मेदिनी राय के विरुद्ध मालवा को सहायता। गुजरात सुल्तान ने नत्थु की हत्या और मेदिनी राय को मालवा के बाहर निकालने में महमूद की सहायता दी थी। सांगा ने सर्वप्रथम अपने शत्रु महमूद को पराजित किया और उसके साथ उदार व्यवहार कर गुजरात को उसकी मैत्री से वंचित कर दिया। गुजरात की और तब गुजरात की ओर ध्यान दिया और उसे यथोचित दंड देने का भी निर्णय लिया, क्योंकि गुजरात के सुल्तान ने जो मालवा के खिलाफ जो सांगा की मुहिम थी, उस मुहिम में उसने गुजरात का साथ दिया था। अतः सांगा ने मालवा के साथ उदारता का व्यवहार करते हुए एक कूटनीति का परिचय दिया और उस कूटनीति के कारण उसने गुजरात को अलग थलग कर दिया। सांगा कभी ये नहीं चाहता था कि इस तरह से दोनों गुजरात और मालवा दोनों मुस्लिम राष्ट्रों का एक संगठन बन करके वे आपस में एक दूसरे की सहायता करते हुए शक्तिशाली होकर के उभरे। इसलिए सांगा ने मालवा को ऑब्लिज करते हुए उसके साथ में उदारता का व्यवहार करते हुए गुजरात को अकेला कर दिया। राणा सांगा द्वारा दक्षिण पश्चिम राज्यों का संगठन बनाना। मेवाड़ के विरुद्ध गुजरात के अभियानों को विफल बनाने के लिए राणा सांगा ने सिरोही, बांगड़ आदि इलाकों को मिलाकर के शासकों के मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का एक मजबूत संगठन संघ बनाया। राणा ने ईडर में भी अपने व्यक्ति रायमल को नियुक्त कर इस संघ को और भी सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। संघ के कार्य को गुजरात के शासक ने वैमनस्य को बढ़ावा देने का कारण माना। गुजरात उत्तरी सीमा पर इस तरह के गठबंधन का निर्माण उस राज्य के लिए अपने राज्य के लिए चुनौती मानता था। इस कारण से यह संघर्ष एक अनिवार्यता की तरफ बढ़ता चला गया। ईडर में राणा सांगा का हस्तक्षेप। मेवाड़ और गुजरात के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण ईडर का प्रश्न था। ईडर गुजरात और मेवाड़ के बीच में एक बफर स्टेट की तरह से प्रारंभ से ही रहा है। गुजरात और मेवाड़ की सीमा के मध्य होने के कारण ईडर बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इस सीमा पर होने की वजह से दोनों की निगाहें उस पर बनी रहती थी। गुजरात के सुल्तान ईडर पर इसी कारण अधिकार करना चाहते थे। सुल्तान ने बारमल को ईडर का गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन जब राणा सांगा ने बारमल को हटाकर अपने जामाता रायमल को ईडर का राजा बना दिया, तो गुजरात के सुल्तान ने इसे राणा का अनुचित हस्तक्षेप समझा और गुजरात ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि सीमा पर सांगा का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बना हुआ रहे, और इधर सांगा भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि सीमांत प्रांत जो ईडर है, जो एक बफर स्टेट है, उस पर गुजरात का नियंत्रण स्थापित हो और वहाँ का शासक जो है वह गुजरात को ऑब्लाइज किया हुआ हो। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं
अनिवार्य युद्ध की तरफ बढ़ गई और युद्ध की अनिवार्यता सिद्ध हो जाती है। युद्ध की घटनाएं, जब राणा ने अपने जामाता रायमल को ईडर की गद्दी पर बिठा दिया तो गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह बड़ा नाराज हुआ। उसने अहमदाबाद के जागीरदार निजामुल मुल्क को रायमल के विरुद्ध भेजा। रायमल मुस्लिम सेना का सामना नहीं कर सका और पहाड़ों में जा छिपा, लेकिन सही अवसर देख करके निजामुल मुल्क की सेना पर टूट पड़ा और उसे ईडर से भगा दिया। इस पर गुजरात के सुल्तान ने 2 बार सेनाएं भेजी। तीसरी बार मलिक हुसैन को भेजा, वह ईडर पर अधिकार करने में सफल हो गया। इस पर 1520 में राणा सांगा ने स्वयं सेना लेकर के गया और ईडर पर अपना अधिकार करने में सफल हो गया। उसने मलिक हुसैन को परास्त कर रायमल को फिर से ईडर का राजा बना दिया। सांगा शत्रु सेना को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता था ताकि रायमल को कोई भविष्य में संकट उत्पन्न न हो। अतः वे मुस्लिम सेना का पीछा करते हुए अहमदनगर जा पहुंचा। वहां मुस्लिम सेना को हराकर काफी लूट के सामान के साथ चित्तौड़ लौट आया, लेकिन गुजरात का सुल्तान इन पराजयों को अपमान सहन नहीं कर सका और सोरठ के हाकिम मलिक अयाज के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया। मलिक अयाज राणा की विशाल सेना देखकर भयभीत हो गया और उसने संधि प्रस्ताव भेज दिया। इस पर गुजरात के सुल्तान को भी लौटने को मजबूर होना पड़ा। गुजरात के सुल्तान ने सांगा का प्रतिरोध करने का कभी साहस नहीं किया। इसके उपरांत गुजरात के उत्तराधिकार के संघर्ष में गुजरात की अवस्था को दुर्बल बना दिया और राणा को वहां की आंतरिक हालातों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। गुजरात के उत्तराधिकारी बहादुर खां को बहुत समय तक राणा ने अपने शरण में रखा। इस तरह राणा सांगा गुजरात को अपने प्रभाव में रखने में सफल हुआ। अब राणा सांगा एवं दिल्ली के सुल्तान। राणा सांगा के सैनिक अभियानों का एक उद्देश्य दिल्ली के सुल्तानों के प्रभाव को कम करना भी था। इस दिशा में उसने मालवा और गुजरात के शासकों को अपने प्रभुत्व में करने के उपरांत कदम उठाया। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयदों और प्रारंभिक लोधियों के शासन काल में दिल्ली सल्तनत अस्त व्यस्त होने लगी। सांगा के सिंहासनारोहण के समय सिकंदर लोधी दिल्ली का सुल्तान था। उसकी निर्बलता का लाभ उठाकर सांगा ने मेवाड़ के समीप के मुस्लिम अधीनस्थ प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। सिकंदर लोधी ने दिल्ली सल्तनत को फिर संगठित करने का प्रयास तो किया, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वह राणा से युद्ध कर सकता या राणा से कोई पंगा ले सकता। 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोधी राज्य सिंहासन पर बैठा। वह खुद भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करता था, एक साम्राज्यवादी शासक था। अतः दोनों शासकों की महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें संघर्ष के लिए एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। संघर्ष का एक अन्य कारण यह था कि सांगा ने अपना राज्य बयाना तक बढ़ा लिया था, जो कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अब सीमाएं टकराने लगी थी। अब दिल्ली के राज्य से सांगा की सीमाएं टकरा रही थी और दोनों साम्राज्यवादी शासक थे। शारदा अपनी पुस्तक महाराणा सांगा में लिखते हैं कि जब इब्राहिम अपने भाई जलाल खां के विरुद्ध संघर्ष में लीन था, उस समय सांगा ने बयाना तक के प्रदेश पर अधिकार कर दिल्ली आगरा के सुल्तान को राजनीतिक चुनौती दे दी थी। जब आंतरिक संघर्ष समाप्त हो गया, तब इब्राहिम लोधी के लिए आवश्यक था कि वह बयाना पर फिर से अपना अधिकार स्थापित करे। और अन्य कारण के रूप में हम देखते हैं कि राणा द्वारा गद्दी पर बैठते ही अजमेर पर अधिकार कर लिया गया था। सांगा ने अजमेर जीतने के बाद करमचंद पंवार की सेवाओं से खुश होकर उसे अजमेर का पट्टा लिख दिया था। जब इब्राहिम को यह ज्ञात हुआ कि राणा ने शाही प्रदेश पर अधिकार कर लिया है, तो वह शांत नहीं रह सका और वह एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ की ओर बढ़ गया। सांगा भी उसका सामना करने के लिए मेवाड़ से रवाना हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से सांगा ने, जो कि अजमेर सूबा प्रारंभ से ही मुस्लिम प्रभाव वाला क्षेत्र रहा था, और सांगा ने सबसे पहला जो घटनाक्रम किया था अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, वो अपने राज्य का जो अजमेर था उसको अजमेर को अपने साथ शामिल किया। वहां पर अपने व्यक्ति को बिठा करके अपने इधर की जो दिल्ली आगरा की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित किया। इसके साथ ही गुजरात और मालवा के शासकों को भी समय समय पर अलग अलग युद्धों के अंदर पराजित करते हुए, यही नहीं मालवा को एक उदारता का व्यवहार करते हुए एक पूरे उत्तरी भारत के अंदर सांगा ने अपना पूरा एक वर्चस्व स्थापित कर लिया
और उस समय का उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में सांगा बन करके उभरा। लेकिन ये दिल्ली के साथ संबंध में जो हम घटनाएं देखते हैं कि तत्कालीन बूंदी राज्य की सीमा पर खातौली नामक नगर के निकट दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। करीब 3 घंटे और संग्राम हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी उसके साथियों के साथ पराजित होकर भाग गया और उसके एक पुत्र को राणा ने पकड़कर बंदी बना लिया, जिसे कुछ दिनों बाद राणा ने दंड देकर छोड़ दिया। इसी युद्ध में राणा का बायां हाथ तलवार से कट गया और टांग में तीर लगने से वह सदा के लिए लंगड़ा हो गया। खातौली की हार का बदला लेने के लिए सुल्तान इब्राहिम ने अगले ही वर्ष अपने 2 विश्वस्त सेनानायकों मियां हुसैन और मियां मानज के नेतृत्व में एक विशाल सेना राणा के विरुद्ध भेजी। फारसी तवारीख सुल्तान अफगाना के अनुसार हुसैन राणा से मिल गया। शुरू में राणा की जीत हुई। जब राणा की सेना हर्षोल्लास में लीन थी, तभी अफगानों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे सांगा को परास्त होना पड़ा। लेकिन यह वर्णन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता और इसकी पुष्टि समकालीन अन्य साक्ष्यों से नहीं होती है। शारदा का मानना है कि यदि हुसैन की मदद से सुल्तान को जीत हुई होती तो युद्ध में थोड़े दिनों के बाद ही उसे चंदेरी में नहीं मरवाता और उसकी घातकों को इनाम भी नहीं देता। स्वयं बाबर ने धौलपुर की लड़ाई में राणा के विरुद्ध को स्वीकार किया है। ओझा का भी यही कहना है कि इस युद्ध में राजपूतों की विजय हुई थी और ये युद्ध धौलपुर के पास हुआ था। इसके अलावा स्थानीय साहित्य में भी राणा के कई बार दिल्ली, मांडू और गुजरात के सुल्तान को पराजित करने का वर्णन मिलता है। इस तरह इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित करने के बाद राणा सांगा उत्तरी भारत पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो गया। इब्राहिम की पराजय से राणा सांगा की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई। इस तरह हम देखते हैं कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को भी 2 बार पराजित किया था। अगर उस समय सांगा चाहता तो दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर सकता था, लेकिन विशाल साम्राज्य को एक साथ संभाल के रखने की उस समय की यातायात की कठिनाइयों और गवर्नेंस की कठिनाइयों को देखते हुए शायद सांगा ने इस तरह का प्रयास नहीं किया था। लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्य है कि गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों को सांगा ने परास्त किया था। सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। इस तरह हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष में सांगा का एक हाथ और एक पैर किस तरह से जख्मी हो गया था। उसके बावजूद भी सांगा को हम देखें कि अपने आप में जीता जागता एक युद्ध के स्मारक के रूप में जो सांगा युद्ध क्षेत्र में हमेशा डटा रहता था। सांगा की शक्ति का चरमोत्कर्ष धौलपुर की विजय के उपरांत सांगा के उत्तरी भारत में सर्वशक्तिमान हो गया। छोटे से मेवाड़ राज्य के द्वारा सल्तनत का सामना करना और उसे पराजित करना बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य था। राणा सांगा की कीर्ति में 4 चांद लग गए। इस घटना के पश्चात राजस्थान में कई और सामंत राणा अपने नेता और पथ प्रदर्शक के रूप में उसे स्वीकार करने लगे। राजनीतिक दूरी दिल्ली की अपेक्षा मेवाड़ की तरफ घूम गई और सभी देशों और विदेशी शक्तियां सांगा की शक्ति को मान्यता देने लगी। 1521 से 1526 ईस्वी का काल राणा सांगा का शक्ति के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। भारत के कई राजपूत नरेश अपने प्रभुत्व में सांगा के प्रभुत्व में आ गए। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का लेखक कर्नल टॉड लिखता है कि उस समय 9 राजा 104 सरदार, 7 राजा 9 राव 104 सरदार सांगा की सेवा में हमेशा रहा करते थे, उसके दरबारी बनकर के बैठा करते थे। इस तरह उत्तरी भारत की एकमात्र हिंदुआ सूरज की शक्ति के रूप में सांगा का उदय हो चुका था। शत्रु मालवा और गुजरात के शासक इतने दब गए थे। इब्राहिम लोदी विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने मेवाड़ को राजस्थान का सूर्य बना दिया। शताब्दी का सर्वशक्तिमान शासक होने के नाते उसे हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया गया था। राणा इन विजयों से राजपूत संगठन का एकमात्र नेता स्वीकार कर लिया गया था और उसके व्यक्तित्व में हिंदू शौर्य की आभा देदीप्यमान हो चली थी। मेवाड़ इस समय उत्तरी भारत की एकमात्र संगठित शक्ति थी। भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा रखने वाले किसी भी आक्रमणकारी को राणा सांगा के से बिना टकराए भारत में सांस लेना मुश्किल हो गया था। यही कारण है कि भारत का प्रभुत्व जमाने के लिए जो मुगल बाबर भारत में आया उसे सांगा से युद्ध करना पड़ा। इस तरह हम देखते हैं कि सांगा ने अपने बाहुबल से, अपने पुरुषार्थ से और अपनी चतुराई से और अपनी उदारता की नीति से और अपनी कूटनीति से मेवाड़ के साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार ही नहीं किया, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में
अपनी शक्ति के रूप में, एक सर्वमान्य शक्ति के रूप में अपना कद बनाया। और उस कद के कारण हम देखते हैं कि बाबरनामा में बाबर लिखता है कि जब तक कि मैं उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित नहीं कर देता हूं, तब तक मेरा भारत में साम्राज्य सुरक्षित नहीं हो सकता है, मैं भारत का राजा नहीं बन सकता हूं। इस तरह की मान्यता स्वयं बाबर की भी थी। और इस कालांतर में हम देखते हैं कि इसी कारण से जो खानवा का जो युद्ध है, वो खानवा का युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो सांगा जो स्वयं जो एक जुझारू व्यक्तित्व का धनी था, और सांगा ने अपनी कूटनीति के बल पर, जैसे कि ईडर जो बफर स्टेट है उस पर अपना अधिकार स्थापित करना, नागौर पर करना, अजमेर पर करना, गुजरात और मालवा को बार बार पराजित करना, और इसके साथ ही इब्राहिम लोदी को पराजित करना। तो ये सांगा की जो शख्सियत थी, एक वीरतापूर्ण कार्यों के रूप में हम देखें तो सांगा का जो राजस्थान के इतिहास में नहीं अपितु भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा सांगा की नीतियों का महत्व है। और सांगा उस समय का एक सबसे शक्तिशाली शासक था। चाहे इतिहासकारों ने उसे उत्तरी भारत के एक शासक के रूप में कहा है, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तरी भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में एकमात्र शक्तिशाली शासक के रूप में हमें उस समय सांगा को पढ़ा जा सकता है, सांगा को लिया जा सकता है। इसी कारण विदेशी शक्ति जो है बाबर, वह सांगा से मुकाबला करने की बात सोचता है।